ड्रामे की शुरुआत रूही से होती है, जो कि 8 मंथ प्रेग्नेंट है और वो अपने स्कूल की कैंटीन में बन खरीदने के लिए जाती है, जहाँ ओल्ड लेडी उसे देख करके कहने लग जाती है कि बेटा तुम प्रेग्नेंट हो और स्टीम बन में कोई भी पोषण नहीं होता है, तुम्हें कुछ अच्छा खाना चाहिए। जिस पर रूही कहती है कि पर मुझे वही दे दीजिए क्योंकि मेरे पास में उतने ही पैसे हैं। लेकिन जैसे ही वो ओल्ड लेडी उसका कार्ड स्वैप करती उसमें पैसे नहीं होते। अब ये देख करके तो रूही काफी परेशान हो जाती है। अब उसे इस तरीके से देख करके पीछे खड़े स्टूडेंट उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से रूही को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है और वो फौरन से बाहर जाकर के अपनी मदर को कॉल करती है और उनसे पूछती कि आखिर माँ आपने मेरे कार्ड में से पैसे क्यों निकाले। जिस पर उसकी मदर कहती है क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और तुम्हें तो मुझसे ये सवाल करना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें बात अच्छी तरीके से जानती हो कि बचपन में तुम्हारे फादर मर गए थे, जिसके बाद में मैंने कितनी कष्ट सहे हैं। जिस पर रूही कहती है कि आपको पता है ना कि मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, मैंने उसके लिए पैसे जुटा करके रखे थे, प्लीज माँ मुझे पैसे वापस से ट्रांसफर कर दीजिए। इस बात पर उसकी मदर भड़क जाती है और कहती है कि बकवास करना बंद करो, मैंने तुम्हारी बहन को शॉपिंग करा दिया है, अब मुझे कॉल मत करना। इतना कहकर के वो कॉल काट देती है। अब यहाँ पर रूही की कंडीशन थोड़ी सी खराब होने लगती है और उसे पेट में दर्द फील होने लगता है, इसीलिए वो वहीं पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर रूही की फ्रेंड भागती हुई आती है और उसकी कंडीशन देख करके उससे कहने लग जाती है कि फौरन से अपने हस्बैंड का नंबर मुझे दो, मैं उन्हें कॉल करती हूँ ताकि वो यहाँ पर आकर के तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के जाए। अब हस्बैंड शब्द सुन करके तो यहाँ पर रूही सोचने लग जाती है कि आखिर वो इस कंडीशन में कैसे पहुंची। और अब हमें यहाँ से 8 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रूही की दादी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और डॉक्टर उसे बता रही होती है कि अगर तुमने जल्दी सर्जरी नहीं करवाई तो तुम्हारी दादी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ रूही पूछती है कितने पैसे लगेंगे तो डॉक्टर बताती है कि 5 लाख का नाम सुन करके तो रूही पूरी तरीके से सदमे में चली जाती है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी रकम थी और वो इतने पैसे आखिर कहाँ से ले आती। लेकिन वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि बचपन में उसके फादर उसे छोड़ करके चले गए और उसके मदर ने दूसरी शादी कर ली। एक दादी थी जो कि उसे पाल पोस करके इतना बड़ा की है और दादी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए उसे दादी को किसी तरीके से बचाना होगा। और यही सोच करके वो डॉक्टर के पास जाती है और उनके सामने नील डाउन होकर कहने लग जाती है कि प्लीज मेरी दादी को बचा लीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। जिस पर डॉक्टर कहती है कि हॉस्पिटल के कुछ नियम होते हैं, बिना पैसे जमा किए मैं सर्जरी नहीं कर सकती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर रूही फूट फूट करके रोने लगती है। तभी वहाँ पर दादी तांग आती है जो कि तांग परिवार की हेड थी और वो उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी दादी की सर्जरी का पैसा देने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें मेरे पोते से शादी करनी पड़ेगी। ये सुन करके तो रूही पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है, जहाँ दादी उसे बताने लग जाती है कि मेरा पोता कोमा में है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी भाग्यशाली दुल्हन बन करके उसकी जिंदगी में जाओ। जहाँ दादी उसे अपने साथ में तांग मेंशन लेकर के जाती है और फैंग के सामने ले जाकर के खड़ा कर देती है और बताती है यही तुम्हारा हस्बैंड है। हमारे कुलगुरु ने बताया था कि मेरे फैंग को एक लकी प्योर ब्राइड की जरूरत है जो कि उसे शादी करके शादी के बाद के सारे रिलेशन उसके साथ में बनाएगी, जिसके बाद में फैंग होश में आ जाएगा। तो रूही कहती है पर फैंग तो कोमा में, भला मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ, ऐसा करना कैसे संभव हो सकता है। जिस पर दादी एक शीशी निकालती है और बताती है कि मेरे कुलगुरु ने दिया था और बताया था कि अगर तुम इसे पी करके फैंग को पिला देती हो जिसके बाद में सब कुछ संभव हो जाएगा। इतना कहकर के वो उसे शीशी दे देती है, जिस पर रूही कहती है कि दादी अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो क्या सच में आप मुझे दादी की सर्जरी के पैसे दे देंगी। जिस पर दादी कहती है कि तुम परेशान मत हो, जिस समय तुम इस काम को पूरा कर दोगे मैं तुरंत तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगी। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। अब रूही के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है और वो अपनी दादी को बचाना चाहती थी और वो देखती है फैंग भी तो कोमा में है, इसीलिए उसे करीब जाने से इसकी चाहती नहीं है और उस दवाई को पी जाती है और फैंग को भी पिला देती है, जहाँ उसके साथ में सब कुछ कर लेती है। अब सब कुछ करने के बाद में वो फैंग को ब्लैंकेट उड़ाई रही होती है, तब तक फैंग होश में आ जाता है और उसे अपने करीब खींचते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। तो रूही धीरे से कहती है कि मैं आपकी दुल्हन हूँ। ये सुन करके तो फैंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है और यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी भी उसके साथ में क्या किया है, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ, मुझसे कहीं दूर चली जाओ। इतना कहकर के उसे धक्का दे देता है, जहाँ रूही सोचती है कि मेरा हस्बैंड तो मुझे देखना ही नहीं चाहता है और इस बात से मायूस होकर के वो बाहर आती है, जहाँ दादी उससे पूछती है क्या तुमने वो सारे काम कर दिए। तो रूही कहती है कि हाँ मैंने सारे काम कर दिए और फैंग होश में भी आ गए हैं। अब ये सुनकर के तो दादी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से फैंग के रूम में चली जाती है, जिसके बाद में रूही के अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं। लेकिन रूही इतनी ज्यादा बदकिस्मत थी कि जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है उसकी दादी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उन्हें बचा नहीं पाती और वो बहुत ही ज्यादा फूट फूट करके रोने लगती है। अब इतना बड़ा कांड होने के बाद में कुछ दिन के बाद में रूही को दूसरा झटका मिलता है, जब डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो ट्विंस बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट है। ये सुन करके तो रूही को जैसे सदमा ही लग जाता है, लेकिन वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि उसके फादर पहले उसे छोड़ करके जा चुके हैं, अब उसकी दादी भी नहीं रही, ये बच्चे सिर्फ उसके अपने, इसीलिए वो सोचते कि मैं इन बच्चों को जन्म दूंगी। फर्क नहीं पड़ता है कि इसके फादर कोमा में और मुझे देखना नहीं चाहते हैं। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उससे कह रही होती है कि तुम्हारे फोन में तो तुम्हारे हस्बैंड का नंबर सेफ है, क्या मैं उन्हें कॉल करूँ। जहाँ रूही सोचने लग जाती है कि उसके हस्बैंड ने उसे साफ साफ कहा था कि वो उसे देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो उससे कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ और मुझे फ्लावर डिलीवरी करने के लिए जाना है क्योंकि अब मुझे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे कमाने पड़ेंगे। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ वो फ्लावर डिलीवरी करने के लिए एक बड़े से होटल के बाहर जाती है, पर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते और कहते कि आज इस होटल में कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। जिस पर रूही कहती है पर मैं फ्लावर डिलीवर करने के लिए आई हूँ, वो ग्राहक मेरा अंदर वेट कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। जिस पर वो
गार्ड कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आज इस होटल में इस शहर के सबसे पावरफुल इंसान की एंट्री होने वाली है, जो कि तांग ग्रुप के प्रेसिडेंट है। अब ये सुनकर के तो रूही थोड़ी सी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे जाना पहचाना सा नाम लग रहा होता है। जिस पर रूही रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि अगर ये फ्लावर मैंने डिलीवर नहीं किया तो मेरे पैसे कट जाएंगे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो दोनों गार्ड उसकी एक बात नहीं सुनते और उसे वहाँ से हटा देते हैं। तभी वहाँ पर फैंग की कार आकर के रुकती है, तो रूही उसे बहुत ध्यान से देखने लग जाती है। जहाँ फैंग अपने गार्ड के साथ में उस होटल में इंटर करता है और इसी बात का फायदा उठा करके रूही पीछे वाले रास्ते से वहाँ पर घुस जाती है और वो इतनी ज्यादा जल्दीबाजी में होती है कि वो फैंग से जाकर के टकरा जाती है। लेकिन इससे पहले कि रूही गिरती, फैंग उसे पकड़ लेता है। अब रूही को देख करके तो गार्ड बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है और कहता है कि मैंने इस औरत से कहा था कि तुम्हें अंदर नहीं आना है, आखिर किस तरीके से अंदर घुस गई और आकर के मास्टर से टकरा गई। इतनी पर गार्ड उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फैंग उसका हाथ पकड़ करके उसे दूर फेंक देता है और अपने आदमी से कहता है कि मुझे इस टाइप के इंसान अपने आसपास नहीं दिखनी चाहिए, जिसे ये तक तमीज ना हो कि प्रेग्नेंट लड़की के साथ में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। इसे अभी कभी जॉब से फायर कर दो। इतने कहते कि देरी नहीं कि फैंग के गार्ड उसे पकड़ करके वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। जहाँ रूही तो फैंग को देखी जा रही होती है और अचानक से उसे हबी कह देती है। अब हबी शब्द सुन करके तो फैंग पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, जिस पर रूही फिर से उसे हबी पुकारती है। ये सुनकर के फैंग उसे ऊपर से लेकर के नीचे तक देखते हुए कहता है कि ये तरीका बहुत पुराना हो गया लोगों को फंसाने का, इसलिए इस तरीके की बात दोबारा मत करना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ रूही सोचने लग जाती है कि लगता है कि मुझे कोई गलत फहमी हो गई है, मेरे हस्बैंड तो कोमा में, भला वो चल फिर कैसे सकते हैं। खैर मुझे तो मेरा फ्लावर डिलीवर करना था। इतना कह करके वो फ्लावर उठाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड यूजू के साथ में बैठा होता है। जहाँ यूजू कह रहा होता है कि मुझे पता चला है कि 8 महीने पहले दादी ने तुम्हारी शादी एक अनजान लड़की से करवा दी थी जब तुम होश में नहीं थे, लेकिन उस लड़की ने तुम्हारी बेहोशी का नाजायज फायदा उठाया। दादी तो चाहती थी कि वो तुम्हें बच्चा दे, लेकिन वो लड़की पैसे लेकर के भाग गई। वो कितनी अजीब होगी। जिस पर फैंग कहता है कि अगर भविष्य में वो लड़की मुझे कभी मिल जाती तो मैं उसे फौरन से डिवोर्स दे दूंगा। तो यूजू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, वैसे इन सभी बातों को भूल जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों का अरेंजमेंट किया है। इतना कहकर के वो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को वहाँ पर बुलाता है, लेकिन फैंग तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख रहा होता है। जिस पर यूजू उसके पास जाकर कहता है कि प्लीज यार एक नजर उठा के तो देखो ये कितनी सुंदर लड़कियां हैं। लेकिन फैंग की निगाह तो रूही पर होती है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पूछ रही होती है कि आखिर उसका फ्लावर किसने ऑर्डर किया था। फैंग की तो निगाह जैसे उसके ऊपर चिपक जाती है और वो उसे घूरे ही जा रहा होता है। अब ये बात यूजू नोटिस कर लेता है और कहता है कि ब्रदर कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम उस छोटी प्रेग्नेंट लड़की को देख रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो। जिस पर फैंग कहता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से वो कितनी मेहनत कर रही है, पता नहीं उसका हस्बैंड कैसा है जो कि उसका ख्याल नहीं रख सकता। जिस पर यूजू कहता है कि मुझे तो लगता है कि उसका हस्बैंड मर गया, और वैसे भी ऐसे पति को तो मर ही जाना चाहिए जो कि अपने प्रेग्नेंट वाइफ का ख्याल न रखते हो। अब इतने पर तो फैंग को छींक आ जाती है, जैसे कि वो उसी को सारी बातें सुना रहा हो। अब ये देख करके यूजू कहता है कि मैं तो किसी और को गालियां दे रहा हूँ, भला तुम्हें क्यों छींक आ रही है। लगता है कि ब्रदर तुम्हें कोई और बहुत बुरी तरीके से गालियां दे रहा है। इस बात का फैंग कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से उठ करके चला जाता है। जहाँ यूजू उसके सामने के रखे हुए ग्लास को उठा करके सोचता है कि मेरी दवाई तो काम कर ही जाएगी, अब फैंग किसी और लड़की से दूर नहीं भाग सकता है। और यही सोच करके वो एक लड़की को मौका देता है फैंग के करीब जाने का और कहता है कि अच्छे से अपना काम करना। ये सुन करके तो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन से फैंग के पीछे चली जाती है। वहीं हम फैंग को देखते हैं जो कि नशे में धुत अपने होटल रूम में इंटर करता है और काफी तेज से दरवाजे को बंद करता है, जिसकी वजह से प्लेट नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर रूही आती है और उस प्लेट को उठा करके डोर पर चिपकाने की कोशिश करती है, पर डोर तो खुला हुआ होता है, इसीलिए वो अंदर चली जाती है। इधर फैंग उस ड्रिंक की वजह से पागल हुआ जा रहा होता है और वो अपने जैकेट को उतार रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मुझे इतनी हॉटनेस क्यों फील हो रही है, और वो यहाँ पर किसी तरीके से खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। तब तक वहाँ पर रूही उसके सामने आ जाती है, जिसे देख करके वो हैरान रह जाता है और रूही भी उसे देख करके हैरान रह जाती है। तभी फैंग के पास में यूजू का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि ब्रदर तुम इस समय बहुत ही ज्यादा हॉट फील कर रहे होगे, मैंने तुम्हारी लड़की का इंतजाम कर दिया है और उसे तुम्हारे रूम में भी भेज दिया है। अब ये सुन करके तो रूही को देख करके फैंग को गलतफहमी हो जाती है और उसे लगता है कि यूजू ने रूही को ही भेजा है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें। जहाँ रूही 500 बोलती है, लेकिन फैंग को तो समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सोचता है कि वो उससे 5 मिलियन मांग रही है। यहाँ पर फैंग उसे खींच करके अपने गोद में बिठा लेता है और उसे बहुत ध्यान से देखने लग जाता है और उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम इस तरीके के काम बाहर आकर के करती हो। जिस पर सोई फौरन से उठ जाती है और कहती है कि इसमें बुराई क्या है, मैं बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे से अपना काम करती हूँ। ये सुनकर के तो फैंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो कहता है कि अब तक तुमने बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर्व किया है। तो रोई कहती है कि हाँ मैंने बहुत सारे लोगों को सर्व किया है, मुझे रोज ही ऑर्डर्स मिलते हैं। उसकी ये सारी बातें सुनकर के तो फैंग सोचने लग जाता है कि मुझे लगा था कि बहुत ही मासूम और सीधी सादी सी लड़की है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब भी काम करती है। और यहाँ पर वो गुस्से में आकर के उससे कहता है कि अभी कभी यहाँ से चली जाओ। जिस पर रोई कहती है कि मैं यहाँ से चली तो जाऊंगी, पर मेरे पैसे तो दे दीजिए। अभी सुनकर के तो फैंग
के होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से से उसे सोफे की तरफ पुश करते हुए सोचने लग जाता है कि आखिर इसकी स्मेल इतनी जाने पहचाने से क्यों लग रही है और ये मुझे इतनी प्यारी क्यों लगती है। और यहाँ पर वो बिना कुछ सोचे समझे नशे में धुत होकर के रूही को किस करने लग जाता है। इस बात से रूही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके लिप पर बाइट कर लेती है। लिप पर बाइट करते ही थोड़ा सा फैंग होश में आता है और सोचने लग जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितने भी नशे में हूँ, लेकिन मैं एक प्रेग्नेंट लड़की को अपना शिकार कैसे बना सकता हूँ, मैं एक राक्षस हूँ। और यहाँ पर वो रूही से कहता है कि अपने हस्बैंड का नंबर दो, मैं उसे कॉल करता हूँ ताकि वो आकर के तुम्हें रिसीव करके यहाँ से ले जाए। अब इस बात पर रूही शांत हो जाती है, जिस पर फैंग उसके करीब जाकर के कहता है कि क्या तुम्हारे पास हस्बैंड है भी या नहीं। इस बात पर रूही कहती है कि हाँ मेरे पास में हस्बैंड है। ये सुनकर के फैंग वहाँ से जाने लगता है, जिस पर रूही उसे रोक कर कहती है पर आपने तो मेरे पैसे मुझे दिए ही नहीं। इस बात पर फैंग फिर से गुस्सा हो जाता है और उसके करीब चला जाता है, जिस पर रूही कहती है कि जरा अपने आप पर कंट्रोल रखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं शादीशुदा हूँ। जिस पर फैंग कहता है कि लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खर्च के लिए पैसे नहीं देता है, इसीलिए तुम दूसरों से पैसे मांगती फिरती हो। बेहतर ये होगा कि अपने हस्बैंड के पास जाओ और उसे एहसास दिलाओ कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब फैंग जैसे ही बाहर निकलता है तो वो लड़कियां खड़ी होकर के वहाँ पर देख रही होती है और सोचती है कि मैं तो कब से इनका रूम ढूंढ रही हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पाई, क्योंकि प्लेट तो उल्टा लगा हुआ था। तभी वो रूही को भी बाहर निकलते हुए देखती है फैंग के रूम से। अब ये देख करके तो उन सभी के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि आखिर मास्टर ऐसी प्रेग्नेंट लड़की के पीछे कैसे पड़ सकते हैं और उसके साथ में एक ही रूम में से बाहर निकल रहे हैं। अब इसी जलसे में आकर के वो लड़कियां रूही को पकड़ करके अपने साथ बाथरूम में लेकर के चली जाती है और उसे जानबूझ करके परेशान करने लगती है और उसे मारने पीटने लगती है, जिसकी वजह से रूही की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वो सोचती है कि अब मुझे अपने हस्बैंड का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। और यही सोचकर कि वो मोबाइल उठाती है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि यूजू के पास में बैठा होता है और मेडिसिन खा करके खुद को शांत कर रहा होता है और उससे कहता है कि आज के बाद में दोबारा ऐसी हरकत कभी भी मत करना। तो यूजू कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि भाई मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तभी फैंग के पास में रूही का कॉल आता है जो कि ब्राइट नाम से सेव था, जिसे देख करके तो हैरान रह जाता है और सोचने लग जाता है कि इस लड़की ने मुझे कॉल क्यों किया है, इसने तो पैसों के लिए मुझसे शादी की थी और मेरे साथ में सब कुछ करके वहाँ से भाग गई। यूजू उसका नंबर देख करके कहता है कि अम्मू क्या देख रही हो, अपनी ब्राइट का कॉल उठाओ, हो सकता है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी हो। इतना कह करके उसके हाथ से फोन छीन करके कॉल रिसीव करता है और स्पीकर पर डाल देता है, जिस पर फैंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, फिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तो रूही कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे देखना नहीं चाहते, लेकिन इस समय मेरी बहुत ही बुरी कंडीशन है। मैं उस रात के बाद में आपके बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट हो गई थी और इस समय मेरे साथ में बाथरूम में एक हादसा हो गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा घायल हो गई और मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मैं यहीं पर बच्चों को जन्म दे दूंगी, प्लीज आकर के मुझे और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अब ये सुनकर के तो फैंग पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। जा रूही फौरन से उसे सेम होटल का नाम बताती है। अब ये सुनकर के तो फैंग और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है कि आखिर वो सेम होटल में क्या कर रही है। दूसरी तरफ हम उन लड़कियों को देखते हैं जो कि रूही को मारने वाली होती है, पर तब तक फैंग का आवाज वो सुन करके उसे छोड़ देती है और फौरन से वॉशरूम के बाहर चली जाती है। जहाँ फैंग उन सभी से पूछता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या बाथरूम के अंदर कोई है। तो वो लड़कियां कहती है कि बाथरूम में तो कोई भी नहीं है और आप इस तरीके से लेडीज वॉशरूम के अंदर कैसे जा सकते हैं। यूजू कहता है कि तुम सभी की शक्लें देख करके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सभी ने कुछ गलत काम किया है। अगर हमें पता चल गया कि तुमने हमारे भाई की दुल्हन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो हम तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देंगे। इतना कहकर के वो अपने गार्ड से उन्हें पकड़वा लेता है और फैंग के साथ में फौरन से बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर रूही होती नहीं है। ये देख करके तो दोनों हैरान रह जाते कि आखिर वो गई कहाँ और वो दोनों खाली हाथ बाहर आते हैं। ये देख करके तो लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि चलो उनकी जिंदगी बच गई और वो यहाँ पर फैंग से कहने लग जाती है कि लगता है कि आपके साथ किसी ने प्रैंक किया है, हम तो बता ही रहे थे कि आपको कि अंदर कोई भी नहीं है। अभी सब देख करके तो फैंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो यूजू से कहता है कि उस लड़की की इतनी हिम्मत भी कैसे होगी मुझसे झूठ बोलने की। तभी वहाँ पर एक गार्ड भागता हुआ आता है और बताता है कि आपकी दादी फिर से खो गई। अब ये सुनकर के तो फैंग काफी परेशान हो जाता है और यूजू कहने लग जाता है कि आखिर दादी कब सुधरेंगी, जब देखो तब वो तुम्हारी दुल्हन को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और खुद ही रास्ता भूल जाती है। इधर रूही किसी तरीके से भागने में वहाँ से कामयाब हो जाती है और बाहर निकल तो आती है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है, जिसे देख करके वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। वहीं पर हम दादी को देखते हैं जो कि पागलों की तरह रूही को ढूंढ रही होती है और वहाँ पर भीड़ देख करके जैसे वो उसके नजदीक जाती है वो रूही को देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जैसे ही वो उसके बेली को देखती है तो वो और भी ज्यादा सदमे में चली जाती है। तो यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि वो तो प्रेग्नेंट है और वो किसी तरीके से लोगों का सहारा लेकर के उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, जहाँ डॉक्टर चेक करके बताती है कि परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बच्चे बिल्कुल ठीक है और किसी भी समय बच्चों को जन्म दे सकती है। ये सुनकर के तो दादी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और उसे फौरन से गले से लगा लेती है। जहाँ रूही कहती है कि दादी आप मुझे इतने बड़े हॉस्पिटल में क्यों लेकर के आई हैं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं यहाँ का बिल चुका सकूं। ये सुनकर के तो दादी का दिल टूट जाता है और उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास में एकदम पैसे नहीं है। और वो कहती है कि तुम इतने बड़े खानदान की बहू होकर के इस तरीके से पैसों के लिए तरस रही हो, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में मिलियंस ट्रांसफर करवाती हूँ, तुम परेशान मत हो। अभी सुनकर के तो रूही पूरी तरीके से हैरान रह
ले जाती है, जहाँ दादी कहने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तो रूही कहती है कि मुझे नहीं पता है, और यहाँ पर वो उसके बारे में बताने लगती है और बताते बताते खुद ही भूल जाती है, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी थी और इसी वजह से वो हमेशा ही रास्ता भूल जाती थी। अब दादी को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही थी, और वो फौरन से उसे गले से लगाकर ही कहने लग जाती है कि बेटा क्या तुम दादी से नफरत करती हो, क्योंकि दादी को तो भूलने की बीमारी हो चुकी है। तो रूही कहती है कि ऐसी बात नहीं है दादी, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि आप मेरी बिल्कुल दादी जैसी हैं। तभी दादी के पास में फैंग की कॉल आती है, जिसे वो रिसीव करती है। तो फैंग पूछता है कि दादी आखिर आप कहाँ हैं, मैं कितनी देर से आपको कॉल कर रहा हूँ। फैंग की आवाज सुनकर के दादी खुश होकर के बताने लग जाती है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मुझे तुम्हारी दुल्हन मिल गई है और मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ। यहाँ पर वो फैंग को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि वो चाहती थी कि फैंग उसे सामने से देखे। दादी उससे कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम फौरन से अपनी वाइफ को यहाँ पर लेने के लिए आ जाओ और उसे पूरे मन से एक्सेप्ट करो। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज तैयार रखा है, जिसे देख करके तुम खुद भी शॉक्ड रह जाओगे। तो यहाँ पर फैंग कहता है कि मेरे पास भी एक सरप्राइज है, मैं भी आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ। फैंग पूछता है कि दादी वैसे आप लोग हैं कहाँ, मैं आप लोग को रिसीव करने के लिए आ रहा हूँ। तभी रूही दादी से कहती है कि मुझे कॉलेज एक इवेंट अटेंड करने के लिए जाना है, तो आप मेरे हस्बैंड से बता दीजिए कि वो मुझे जिंग बेई कॉलेज लेने के लिए आ जाए। तो यहाँ पर दादी फैंग को उसका एड्रेस बता देती है और कहती है कि उसे कॉलेज से जाकर के रिसीव कर लेना। तो फैंग कहता है कि ठीक है। इतना कह करके वो कॉल काट देता है। वही यूजू को एक फाइल रिसीव होता है, जिसे देख करके तो वो हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि ब्रदर क्या तुम पागल हो गए हो, तुम अपनी ब्राइड को तलाक देने के लिए जा रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। जिस पर यूजू कहता है कि पागलपन मत करो, तुम तो एक भी बार अपनी दुल्हन से मिले तक नहीं हो सकता है कि एक बार मिलने के बाद में वो तुम्हें पसंद आ जाए। तो फैंग कहता है कि ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। तो यूजू कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो छोटी लड़की जो प्रेग्नेंट है वो बिल्कुल उसी की तरह दिखती हो, और ये भी तो हो सकता है कि वही तुम्हारी दुल्हन हो। अब ये सुन करके तो फैंग बैग में जाकर के वो सारी मोमेंट को याद करने लग जाता है और उससे कहता है कि बकवास करना बंद करो, उसका एक हस्बैंड है और वैसे भी मेरे सामने दोबारा अब उस लड़की का नाम मत लेना। इतना कहकर के वो वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाता है। वही हम रूही को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी, लेकिन कुछ लड़कियां मिलकर के उसे वहाँ पर फिर से बुली करने लग जाती हैं और उसे धक्का दे देती हैं। लेकिन इतने पर फैंग आकर के उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने नहीं देता है। जहाँ वो उसे देख करके हैरान रह जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम यहीं पर पढ़ती हो। तो रूही कहती है कि हाँ मैं यहीं पर पढ़ती हूँ, आपको इस बात से क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस पर फैंग कहता है कि तुम एक स्टूडेंट होकर के इस तरह के काम बाहर जाकर के करती हो। तो रूही कहती है कि फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या एक स्टूडेंट काम नहीं कर सकती है। वैसे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आपने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए, मुझे ड्रेस खरीदना है तो फौरन से मुझे पैसे दे दीजिए। जिस पर फैंग कहता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कपड़े तक खरीदने के लिए पैसे नहीं देता है। इस बात पर पीछे खड़ी लड़की बोल पड़ती है कि इसके हस्बैंड को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, ये इतने टाइम से प्रेग्नेंट होकर के पूरे स्कूल में घूमती आ रही है, ड्रेस तो बहुत दूर की खरीदने की बात है, ये तो एक बन भी नहीं खरीद करके खा सकती है। ये सुन करके तो फैंग हैरान रह जाता है और वो पूछता है कि लड़की जो बात कह रही है वो सच है, क्या तुम्हारे पति को तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और क्या तुम्हारे हस्बैंड को ये बात पता है कि तुम बाहर जाकर के ऐसे काम करती हो। इस बात पर रूही ताल ठोक कर ये कहती है कि हाँ मेरे हस्बैंड को पता है और वो जानते हैं कि मैं ये काम करती हूँ, इसमें बुराई क्या है। ये सुन करके तो फैंग पूरी तरीके से डिस्कस्टिंग फील करते हुए सोचने लग जाता है कि इसका पति कितना नीच इंसान है, क्या कोई अपने प्रेग्नेंट वाइफ से इस तरीके के काम करवाता है, इतना घटिया पति मैंने आज तक नहीं देखा। और यही सोचकर कि वो उसे पकड़ करके अपने साथ लेकर के चला जाता है और उसे साइड में ले जाकर ये कहता है कि अपने हस्बैंड को अभी कभी यहाँ पर बुलाओ। और यहाँ पर वो मन में सोचता है कि आज मैं इसके हस्बैंड को खूब पीटूंगा, वरना मुझे मर्द होने पर नालत है। यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि अभी तक मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए क्यों नहीं मुझे लेने के लिए। और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि मैं आपसे कैफे एरिया में मिलना चाहती हूँ, इसलिए आप जल्दी से आ जाइए। अभी मैसेज सीधा फैंग को रिसीव होता है और यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मुझे तो अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाना है, इसीलिए वो रूही से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और सीधा कैफे के बाहर यूजू के साथ में खड़े होकर के उसके आने का वेट करने लगता है। जहाँ यूजू से कहता है कि आखिर अब तक तुम्हारी दुल्हन क्यों नहीं आई। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें तुम्हारी दुल्हन का फेस याद है। तो फैंग कहता है कि मुझे उसका फेस याद नहीं है। इस बात पर यूजू कहता है कि आखिर तुम किस तरीके के इंसान हो जो कि उसके साथ में सो भी गए और तुम्हें पता भी नहीं कि वो कैसी दिखती है। तभी यूजू की नजर रूही पर पड़ती है और वो कहता है कि छोटी प्रेग्नेंट लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, जिसे देख करके तो फैंग भी हैरान रह जाता है। जहाँ रूही उनके पास आकर के कहने लग जाती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फैंग कहता है कि मैं भी तुमसे बात पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रूही कहती है कि मैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई हूँ। इस बात पर फैंग का खून ही खोल जाता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे घटिया हस्बैंड से आज मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो दिखता कैसा है। अब अंदर जाने के बाद में फैंग अपने टेबल नंबर 6 पर बैठता है और अपनी दुल्हन को मैसेज करता है कि 6 नंबर टेबल पर आ जाना। अब जैसे ये मैसेज रूही को रिसीव होता है तो वो भी जाकर के 6 नंबर टेबल पर उसके सामने बैठ जाती है, जिसे देख करके फैंग हैरान रह जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। जिस पर रूही कहती है आपको क्या लगता है कि मैं आपसे फ्री के पैसे मांग रही हूँ, मैं तो बस अपने पैसे मांग रही थी आपसे जो कि आप देना नहीं चाहते हैं। ये सब सुन करके बार बार फैंग पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उससे पूछता है कि वैसे तुम्हारा निकम्मा पति कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। जिस पर रूही कहती है कि मैं तो उनके आने का यहीं पर वेट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे टेबल नंबर 6 बताया। अब ये सुन करके तो फैंग पूरी तरीके से हैरान रह जाता है और सोचने लग जाता है कि मैंने भी तो 6 नंबर टेबल ही बताया था अपनी दुल्हन को। अभी ये दोनों इस चीज को प्रोसेस कर ही रहे होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों एक दूसरे के पति पत्नी है। तब तक यूजू बीच में बोल पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कि आप ही छोटी लड़की के निकम्मे पति हैं। अब ये सुन करके तो दोनों के होश ही उड़ जाते, लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ और समझ पाते वहाँ पर रूही के बचपन का फ्रेंड आ जाता है जो कि सीधा
अलविदा विलेज से आया होता है, जिसे अचानक से देख करके रूही भी हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जिन। तो जिन कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे प्रेग्नेंट होने के बाद में सभी तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर वो फैंग को देख करके कहने लग जाता है कि अब से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा क्योंकि अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब जिन को देख करके फैंग उसे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो जिन यहाँ पर सीना तान करके कहता है कि मैं रूही का हस्बैंड हूँ और इसके होने वाले बच्चे का फादर हूँ। रूही भी उसकी बात सुनकर के पूरी तरीके से सदमे में चली जाती है कि आखिर ये कह क्या रहा है। फैंग सोचता है कि अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा लगा था कि यही मेरी दुल्हन है, लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत था। जहाँ जिन उसका हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ लेकर के जाने लगता है, लेकिन फैंग भी रूही का हाथ पकड़ करके उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम इसके साथ में कहीं भी नहीं जाओगी। तो जिन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो फैंग कहता है कि मैं तुमसे बहुत दिन से मिलने के लिए बेकरार था क्योंकि मैं तुम्हारा फेस तोड़ना चाहता हूँ। इतना कह करके वो उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देख करके यूजो चिल्ला पड़ता है और कहता है कि भाई तुम एक प्रेग्नेंट लड़की के चक्कर में मारपीट नहीं कर सकते हो। जहाँ रूही भी जिन को मारने से उसे रोकती और कहती कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिस पर फैंग उसका हाथ पकड़ करके उसे जबरदस्ती अपने साथ बाहर लेकर के जाता है। जहाँ रूही वहाँ से जाने लगती है तो उसे पकड़ करके जबरदस्ती किस करने लगता है, जिस पर रूही उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कहीं आप पागल तो नहीं हो गए। तो फैंग कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी के अभी अपने हस्बैंड को तलाक दे दो। ये सुनकर के रूही कहती है क्या कहा आपने। तो फैंग कहता है कि ऐसा पति होने से तो अच्छा है कि ना रहे, जो कि तुम्हें 2 वक्त का खाना, कपड़ा और रहने की जगह नहीं दे सकता और तुमसे ऐसे काम करवाता है। जिस पर रूही कहती है कि ये मेरी परेशानी है ना कि आपकी परेशानी, इसलिए इस बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर के तो फैंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें तो उस आदमी को तलाक देना ही पड़ेगा। इतना कह करके उसे फिर से किस करने लगता है, जहाँ वो रूही के बच्चे का किक महसूस करता है, जिसे देख करके तो वो हैरान रह जाता है। तो रूही कहती है कि मेरे बच्चे भी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आप 1 नंबर उनके सन की इंसान है। जहाँ फैंग सोचने लग जाता है कि हालांकि ये बच्चे मेरे नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इन्हें टच करने का मन क्यों कर रहा है। और इतना कह करके वो उसके बेली को टच करता है और सोचता है कि मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है, लेकिन रूही उसका हाथ अपने बेली पर से हटा करके वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी वहाँ पर यूजो आता है और कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम इस तरीके की हरकत भी करने लग गए हो। जहाँ फैंग धीरे से कहता है कि अभी भी उसने मुझसे कहा कि वो ट्विंस बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के यूजो कहता है कि क्या उसका पति इतना सक्षम है कि उसने 2 बच्चों के साथ में उसे प्रेग्नेंट कर दिया है, क्या बात है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि किसी इंसान का ऐसा टेस्ट कैसे हो सकता है कि वो एक प्रेग्नेंट लड़की के पीछे पागल हो जाए। अब इस बात का फैंग कोई भी जवाब नहीं देता है। इधर रूही जा ही रही होती है, जहाँ रास्ते में उसे दादी मिल जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम फैंग से मिली। तो रूही बताती है कि वो तो मुझे कहीं भी नहीं मिली। इस बात पर दादी गुस्सा हो जाती है और कहती है कितना नालायक हो चुका है, वैसे मुझे बहुत तेज भूख लगी, चलो हम कुछ खाते हैं। इतना कह करके वो रूही को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहाँ पर बैठती, वहाँ पर रूही के पेरेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देख करके वो दादी का उनसे परिचय कराती है। जहाँ रूही की मदर उसके पास आकर के कहने लग जाती है कि अब से तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारी शादी मिस्टर वांग के साथ में फिक्स कर दी। वो तुम्हारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए तैयार है और वो हमें 1 मिलियन शादी के बदले देंगे। ये सुनकर के तो रूही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो तो एक बूढ़ा आदमी है, भला आप मेरी शादी उसके साथ में कैसे करवा सकती हैं। इस बात पर उसकी बहन कहने लग जाती है कि बूढ़ा है तो क्या हो गया, वो तो बहुत ही रिच आदमी है, उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, पैसों से तुम कुछ भी खरीद सकती हो। और वैसे भी एक बार खुद को देख लो, तुम तो किसी लायक की नहीं हो, ना जाने किसके साथ में मुंह काला करवा करके प्रेग्नेंट हो गई हो। जहाँ उसके स्टेप फादर भी कहने लग जाते कि हम तो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। जिस पर रूही कहती कि अगर आपको हमारे फ्यूचर की इतनी चिंता है और आपको वांग इतना ही अच्छा लगता है तो अपनी बेटी की शादी उससे क्यों नहीं करवा देते हैं। इस बात पर उसकी मदर भड़क जाती है और कहती कि बकवास करना बंद करो और हमारे साथ चलो। इतना कह करके उसे पकड़ करके वहाँ से जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। इस बात पर दादी भड़क जाती है और कहती है खबरदार जो तुमने मेरी बहू को हाथ भी लगाया। ये सुनकर कि उसकी मदर कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन ये मेरी बेटी है, हम जो चाहे इसके साथ में कर सकते हैं। जिस पर दादी कहती कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम 1 मिलियन के लिए अपनी लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से करवा रही हो। जिस पर उसकी मदर हंसते हुए कहने लग जाती है कि अपने कपड़े देखिए कि तुम कितनी गरीब लग रही हो, कभी तुमने 1 मिलियन देखे भी है जो इस तरीके से बात कर रही हो। तो उसकी दादी कहती है कि मेरे लिए 1 मिलियन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे मुंह पर फेंक सकती हूँ। इस बात पर सभी उनका मिलकर के मजाक बनाने लगते हैं। जिस पर दादी अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालती है और कहती है कि अगर चाहो तो इसे स्वाइप करवा करके चेक करवा लो कि आखिर इसमें कितने पैसे हैं। जहाँ वहाँ पर मशीन मंगवाया जाता है, लेकिन जैसे उस कार्ड को उसमें इंसर्ट किया जाता है उसमें बहुत सारे पैसे दिखने लगते हैं, यानी कि उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं। ये देख करके तो सबकी आंख फटी की फटी रह जाती है और किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता कि इतने पैसे भी इस कार्ड में हो सकते हैं। अभी वो पैसे देखे रहे होते हैं तब तक मशीन में करंट आने लगता है, यानी कि उसमें इतने ज्यादा पैसे थे कि मशीन उसका लोड नहीं उठा पाता है और वो फट जाता है। जिसे देख करके तो सभी दादी के ऊपर भड़क जाते हैं और उन्हें कहने लग जाते हैं कि हमें लगता है कि कोई फ्रॉड है जो कि किसी दूसरे कार्ड लेकर के यहाँ पर घूम रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये नकली कार्ड है इसीलिए इसमें वायरस आ गया और इसी वजह से हमारा मशीन फट गया। और यही सारे इल्जाम लगाते हुए वो सभी मिलकर के उन्हें गार्ड से पकड़वा लेते हैं। अब इतना कम नहीं था कि वहाँ पर वांग भी आ जाता है जो कि उनके साथ में मिल करके दादी और रूही को परेशान करने लगता है।
जहाँ रूही की मदर भी उसे पकड़ करके वहाँ के हवाले करने की कोशिश करने लगती है, जिस पर दादी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहती है कि अभी मैं अपने बेटे को कॉल करती हूँ। इतना कह करके वो फैंग को कॉल करती है और बताती है कि हमें यहाँ कुछ लोग बुली कर रहे हैं और यहाँ पर तुम्हारी वाइफ भी है। अभी सुनकर के तो फैंग के पाँव तले से जमीन निकल जाता है और वो फौरन से ऑफिस से वहाँ से निकल जाता है और देखते देखते कुछ ही देर में वो होटल के बाहर पहुंचता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में और कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी दादी को कौन बुली कर रहा है, किसका जीने से मन भर गया है। इतना कह करके वो होटल के अंदर इंटर करता है। इधर होटल के अंदर दादी की तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगती है। अब ये देख करके तो रूही काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे उस होटल में आता हुआ फैंग दिखता है और वो परेशान होकर के उसकी तरफ दौड़ पड़ती है और फैंग के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मेरी दादी माँ वहाँ पर बेहोश हो गई, उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, प्लीज मेरी मदद करिए उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाने में, क्योंकि ये सभी मिलकर के मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे हैं। जिस पर फैंग उसे देखते हुए पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने पति को तलाक दिया भी या नहीं। तो रूही कहती है कि नहीं। इस बात पर फैंग कहता है अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें अपने पति को तलाक देना पड़ेगा। तो रूही कहती है पर मैं उन्हें तलाक नहीं दे सकती हूँ। इस बात पर फैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। अब ये सुनकर के तो रूही काफी ज्यादा मायूस हो जाती है और सोचने लग जाती है कि मैं इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मैं दादी की लाइफ के लिए रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इसलिए वो फौरन से फैंग से कहती है कि ठीक है मैं अपने पति को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। तो फैंग कहता है कि ठीक है तलाक होने के बाद मैं वो सर्टिफिकेट देखना चाहूंगा और मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर तुमने मेरे साथ में गेम खेलने की कोशिश की या फिर मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारे पति का काम तमाम करवा दूंगा, उसके पहले मैं एक भी बार नहीं सोचूंगा। अब ये सब सुन करके तो यूजो भी काफी सदमे में होता है कि आखिर फैंग किस हद तक चला गया इस लड़की के पीछे, जहाँ फैंग उसके फैमिली वालों को बहुत तेज से डांटता है और कहता है कि सभी के सभी यहाँ से चले जाओ और इस लड़की को अकेला छोड़ दो। अब ये सुन करके तो सभी वहाँ से भाग खड़े होते हैं, जिसके बाद में रूही दादी को हॉस्पिटल लेकर के चली जाती है और उन्हें एडमिट करा देती है, जहाँ डॉक्टर बताती है कि दादी माँ आप ठीक है। अब ये सुन करके रूही की जान में जान आता है, जहाँ डॉक्टर के जाने के बाद में रूही दादी के सामने कहने लग जाती है कि दादी आज मैंने एक ऐसे इंसान से मदद ले ली है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक पर्सन है, जो कि मुझे मेरे पति को डिवोर्स देने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है और मैं उसे उलझने की हिम्मत भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं मजबूर हूँ दादी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे सिविल ब्यूरो तो जाना ही पड़ेगा। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में दादी फौरन से उठ जाती है और फैंग को कॉल करती है, जहाँ फैंग भागता हुआ आता है और पूछता है कि दादी क्या हुआ। तो दादी बताती है कि पता नहीं कौन ठरकी आदमी तुम्हारी वाइफ को धमका रहा है कि वो तुम्हें तलाक दे दे, इसीलिए वो सिविल ब्यूरो गई है, प्लीज मेरी बहू को जल्दी से लेकर के आओ। तभी फैंग के पास में रूही की कॉल आती और उसे कहती है कि हस्बैंड मैं आपको तलाक देना चाहती हूँ, जिस पर फैंग उससे पूछता है क्या कोई आदमी तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहा है मुझे तलाक देने के लिए, जिस पर रूही उसे बताती है कि मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूँ, वो आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पागल किस्म का है। तो फैंग कहता है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर के वो कॉल काट देता है, जहाँ रूही सोचने लग जाती है कि अब तो मेरे हस्बैंड मेरे पास में आ गए हैं, अब मुझे मिस्टर फैंग से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर फैंग यूजो के साथ में कार में बैठा होता है, जहाँ यूजो कह रहा होता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल के लोगों को होता क्या जा रहा है, क्या सभी ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। अब तुम खुद को ही देख लो, जो कि उस प्रेग्नेंट लड़की के पीछे पागल हो गया है और एक अगला आदमी जो कि तुम्हारी वाइफ के पीछे परेशान है और उसके ऊपर दबाव डाल रहा है ताकि वो तुम्हें तलाक दे दे। जिस पर फैंग कहता है कि मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, एक तो उस लड़की का निठल्ला पति मुझे मिल गया, ऊपर से अभी पागल आदमी जो कि मेरी वाइफ के पीछे पड़ा हुआ है। जय यूसुफ कहता है कि अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, आज मुझे ऐसा लगता है कि आखिरकार तुम अपनी वाइफ को देख ही लोगे। तभी फैंग की कार रूही के सामने रुकती है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरे हस्बैंड आ गए और वो उसके सामने दौड़ पड़ती है। लेकिन जैसे वो फैंग को बाहर निकलते हुए देखती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। तो फैंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रूही कहती है कि आपने तो मेरे ऊपर दबाव डाला है कि अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। तो फैंग कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया है, मैं तो बस उस निठल्ले आदमी से तुम्हें बचाना चाहता हूँ और तुम्हारे बच्चों को बचाना चाहता हूँ। जिस पर रूही कहती है कि पर मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं अपने पति को तलाक नहीं देना चाहती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर फैंग भी उसके पीछे जाने लगता है और गुस्से से उसे पुश करते हुए कहता है कि तुम्हें अपने पति को तलाक तो देना ही पड़ेगा। तो रूही कहती है कि मैं अपने पति को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, ये बात आप कान खोल करके सुन लीजिए। जिस पर फैंग फ्रस्ट्रेट होकर के कहने लग जाता है कि ये बताओ कि क्या तुम अपने पति को इतना ज्यादा चाहती हो कि तुम इसे छोड़ना भी नहीं चाहती हो। इस बात पर रूही इस रात को याद करती है और कहती है कि हाँ मैं अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर फैंग कहता है कि आखिर तुम ऐसे निठल्ले और बेकार इंसान से कैसे प्यार कर सकती हो। जिस पर रूही कहती है कि जरा अपने जबान पर लगाम दीजिए, मेरे हस्बैंड ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, इसलिए आप उसके बारे में इस तरीके से बुरा भला नहीं कह सकते हैं। इस बात पर फैंग उसे पकड़ करके कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें एक ऑप्शन देने जा रहा हूँ, तुम्हें अपना पति बदल देना चाहिए, प्लीज अपने पति को तलाक देकर के मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। अब ये सुनकर के तो रूही पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है और कहती है क्या कहा आपने। इतने पर फैंग उसे डेस्परेटली किस करने लग जाता है। इस बात से वो हैरान रह जाती है और फौरन से फैंग को खुद से दूर करते हुए एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मिस्टर फैंग आप अपने हद में रहिए, प्लीज मेरी और अपनी इज्जत का ख्याल करिए, और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और उन्हीं के साथ में रहना चाहती हूँ। इस बात पर फैंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो कहता है कि तुम इतनी अंधी कैसे हो सकती हो, लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए मरी जाती हैं और तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो कि तुम मुझे नहीं चुनना चाहती हो। इस बात पर रूही कहती है कि मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ और मैंने उनके बच्चों को कैरी भी किया हुआ है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर यूसुफ आता है और कहता है कि छोटी लड़की को क्या हो गया, वो इस तरीके से यहाँ से क्यों चली गई। जिस पर फैंग एक पंच मारते हुए वॉल पे कहने लग जाता है कि आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो कि वो सिर्फ अपने पति को ही चाहती है और मुझे नहीं चाहती है। ये सुनकर के यूसुफ कहता है कि भाई लगता है कि तुम ऑब्सेस्ड हो चुके हो और तुम्हारे
अंदर जेलसी साफ नजर आ रहा है। जिस पर फैंग कहता है कि अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ करके रख दूंगा। इस बात पर वो फौरन से शांत हो जाता है। जहाँ फैंग कहता है कि एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी दुल्हन कहाँ भाग जा रही है, जाकर के उसे ढूंढूं, यहाँ पर भी वो मुझे नहीं मिली। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिया के पास में उसकी मदर का कॉल आता है और वो कहती है कि फौरन से घर वापस लौट करके आओ। तो जिया कहती है कि अब से वो मेरा घर नहीं रह गया, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आऊंगी। तो उसकी मदर कहती है पर तुम्हारी दादी की अस्थि हमारे पास में है, अगर तुम उसे पाना चाहती तो फौरन से यहाँ पर चली आओ, इससे पहले कि हम उसे बर्बाद कर दे। ये सुनकर के रूही काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है प्लीज माँ ऐसा मत करिएगा, मैं अभी के अभी घर आ रही हूँ। इतना कहकर के वो कॉल कट के फौरन से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फैंग अपनी दादी के पास वापस हॉस्पिटल पहुंचता है तो दादी पूछती है कि मेरी बहू कहाँ है। तो फैंग बताता है कि वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिली। जहाँ यूजू भी कहने लग जाता है कि दादी हमने उसे बहुत ही ज्यादा ढूंढा, लेकिन वो चूहिया की तरह कहीं हमेशा ही गायब हो जाती है। अब ये सुनकर के तो दादी काफी ज्यादा टेंशन में चली जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि उसके घर वाले उसे उठा करके लेकर के चले गए, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे लोग हैं। हमें जल्दी से चल करके उन लालचू के मुंह पर पैसे और गिफ्ट्स फेंक करके हमारी बहू को वापस लाना पड़ेगा ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे। जिस पर फैंग कहता है कि पर मैं उस लड़की को नहीं चाहता हूँ। अब ये सुनकर के दादी कहती है क्या कहा तुमने। इतना कह करके वो बीमारी का नाटक करके रोने लगती है। जिस पर फैंग कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है दादी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर के दादी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनकी आंखें चमक उठती हैं। जहाँ यूजो फैंग से अकेले में कहने लग जाता है कि पर तुम तो छोटी लड़की से प्यार करते हो ना। तो फैंग कहता है कि पर वो तो सिर्फ अपने पति से प्यार करती है, ना कि मुझसे प्यार करती है, इसीलिए मैंने अभी डिसाइड किया कि अब मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। जिस पर यूजो कहता है कि पर तुम अपनी दुल्हन को भी नहीं चाहते हो। तो फैंग कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, पर दादी तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और उस लड़की को मेरे पैसे पसंद है और मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर रूही अपने मदर के घर पहुंच करके उनसे दादी का अस्थि कलश मांगने लगती है। जिस पर वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती कि हम यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को लेकर कितना ज्यादा परेशान है, उसे सेटल करना चाहते हैं और तुम किस नाजायज बच्चे को लेकर के भागती फिर रही हो। जिस पर वांग भी कहने लग जाता है कि देखो मिस्टर फैंग ने तुम्हारी मदद तो जरूर की, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे शादी करेंगे। जिस पर रूही कहती कि इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर एक मेड भागती हुई आती है और बताती कि तांग परिवार की तरफ से बहुत सारे दहेज में गिफ्ट्स आए हैं क्योंकि वो हमारे गू परिवार की बेटी से शादी करना चाहते हैं। अब ये सुनकर के उसके पेरेंट्स को लगने लग जाता है कि फैंग ने उनकी बेटी यान को पसंद कर लिया है और अब उनकी बेटी इतनी अमीर परिवार की बहू बनने जा रही है। अब यही सोच करके वो लोग यान को काफी अच्छे से तैयार करके कुछ रिश्तेदारों को भी इन्वाइट कर लेते हैं जो कि यान की तारीफें किए जा रहे होते हैं और वहीं पर रूही को काफी ज्यादा जलील करने लगते हैं और उसे जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तभी वहाँ पर तांग परिवार की तरफ से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स महंगे गिफ्ट्स गोल्ड्स और कार्ड लेकर के आते हैं, जिसे देख करके तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रूही अपनी मदर से कलश मांगने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मदर उससे कहने लग जाती है कि इस यूजलेस लड़की को पकड़ करके अंदर लेकर के जा करके बंद कर दो, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये मेरी बेटी की शादी बर्बाद ना कर दे। इधर फैंग घर के बाहर पहुंच जाता है और अंदर इंटर करने ही लगता है। दूसरी तरफ उसकी मदर की गार्ड्स रूही को पकड़ करके अंदर लेकर के चले जाते हैं, जहाँ वो वांग से कहने लग जाते हैं कि अब से रूही आपकी अमानत है, आप जो चाहे उसके साथ में कर सकते हैं। ये सुनकर के तो वांग काफी खुश हो जाता है और उसके पीछे चला जाता है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है तो यान फौरन से उसके सामने चली जाती है। तो फैंग उससे पूछता है क्या तुम ही मेरी लकी ब्राइड हो। अब ये सुनकर के तो यान समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या बात कर रहा है। जहाँ उसके फादर कहने लग जाते कि हाँ यही आपकी दुल्हन बनेगी। तभी वहाँ पर दादी की एंट्री होती है, जिसे देख करके सभी सन्ने रह जाते हैं और कहने लग जाते कि तो वही चोर बुढ़िया है, आखिर यहाँ पर कैसे चली है, इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल करके बाहर फेंकवाओ। इस बात पर यूसु गार्ड को बुलाता है जो कि उन तीनों को जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। यूसु कहता है कि तुम सबको पता भी है कि ये कौन है, ये हमारे तांग परिवार के लेडी लॉर्ड हैं। ये सुनकर के तो सबके होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर वो तीनों दादी के सामने माफी मांगने लगते हैं। जहाँ दादी कहती है कि मेरी बहू कहाँ है, जल्दी से उसे यहाँ पर बुलाओ, हम उसी के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर के आए हैं। अब यहाँ पर रूही की फैमिली वालों को रियलाइज होता है कि रूही कितने पावरफुल परिवार की बहू है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो कि रूही को परेशान करने में लगा होता है। वही हम यान को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि अगर मैं फैंग की वाइफ नहीं बन पाई तो मैं रूही को भी इसकी वाइफ नहीं बनने दूंगी। और यही सोच करके वो फैंग से झूठ कहती है कि यहाँ पर तो रूही कभी आई नहीं थी। और इस बात में उसके पेरेंट्स भी यहाँ मिलाने लगते कि यहाँ पर रूही आई नहीं थी, आप लोग गलत समझ रहे हैं, आप लोग को कहीं और जाकर के उसे ढूंढना चाहिए। फैंग कहता है कि दादी हमें लगता है कि वो यहाँ पर नहीं आई, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कह करके वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी फैंग को रूही की मदद मांगने की आवाज आती है। अब दादी उसकी आवाज सुनकर के कहने लग जाती है कि तो मेरी पोती बहू की आवाज है। और वो कहती है कि लगता है कि इसी तरफ से आ रहा है। जहाँ वो गेट को देखती है और कहती है कि जल्दी से दरवाजे को तोड़ दो। इतने पर फैंग उसे किक मार करके खोल देता है। जहाँ वांग रूही के पास में खड़ा होता है और वो फैंग को देख कर ही कहने लग जाता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मिस्टर फैंग। जिस पर फैंग उसे किक मार करके रूही से दूर करता है और रूही को फौरन से उठा करके उसे पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो ना। पर रूही तो बेहोशी की हालत में थी, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर दादी भागती हुई आती है और कहती कि मेरी बहू को क्या हुआ। अब बहू शब्द सुन करके तो फैंग हैरान रह जाता है। जहाँ दादी फौरन से उसे पकड़ करके कहने लग जाती है कि परेशान मत हो बेटा, अब मैं तुम्हारे पास में आ गई हूँ, तुम्हारा हस्बैंड भी यहीं पर है। ये सुन करके तो यूजू के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहने लग जाता है कि दादी आपके कहने का मतलब क्या है, कि यही फैंग की दुल्हन है। तो दादी कहती कि हाँ नालायक हो, यही फैंग की वाइफ है और ये फैंग के ट्विंस बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट भी है। अब ये सुनकर के तो फैंग को एक ही समय पर सदमा और खुशी दोनों ही मिल जाता है। जहाँ वो कहने लग जाता है क्या सच में दादी मेरी वाइफ है। इतना कहकर के वो खुशी के मारे रूही को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने आदमी से कहता है कि इस वांग को शहर से कहीं दूर फेंकवा दो और मेक श्योर करो कि इसकी
जिंदगी बस सभी बदतर बन जाए। इतना कहकर के वो जैसे ही बाहर निकलता है, रूही की फैमिली वाले अपने घुटनों पर बैठ करके उनके सामने माफी मांगने लगते हैं, जिस पर दादी उन्हें जोरदार डांट लगाती है और कहती कि इन्हें भी शहर से बाहर फेंक दो, जिस पर गार्ड्स उन्हें पकड़ करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। जिसके बाद में रूही को फौरन से हॉस्पिटल ले जाकर के एडमिट करवाया जाता है, जहाँ यूसुफ कहता है कि आखिरकार ब्रो तुम ही इस लड़की के नालायक पति निकले। जिस पर फैंग कहता है कि तुम तो मुझसे भी बड़े नालायक हो, जो कि उस दिन मुझे नशा देकर के इस लड़की को मेरे रूम में भेज दिए थे। तो यूसुफ कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो सीसी नाम की मॉडल को तुम्हारे रूम में भेजा था, ना कि इस लड़की को। ये तो बेचारी डिलीवरी गर्ल थी जो कि शायद डिलीवर करने के लिए वहाँ पर किसी को फ्लावर आई थी। अब ये सुनकर के फैंग की गलतफहमी दूर हो जाती है। तभी वहाँ पर जिन भागता हुआ आता है, जिसे देख करके तो फैंग के गुस्से और जलेसी का कोई भी ठिकाना नहीं रह जाता है और मुझसे कहता है कि आखिर तुमने उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि तुम रोई के हस्बैंड हो। आज मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरी वाइफ से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। इस बात पर जिन उसे एक जोरदार पंच लगाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम ही उसके हस्बैंड हो, तब तुम कहाँ मर गए थे जब वो अकेले सफर कर रही थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि उसने प्रेगनेंसी के दौरान में क्या क्या सहा है। उसके पास में एक स्टीम बन तक खरीदने के पैसे नहीं थे, तब तुम कहाँ मर गए थे जब वो प्रेगनेंसी के दौरान फूड डिलीवरी करती थी। इतना कह करके उसे फिर से एक जोरदार पंच मारता है और बताता है कि मैं उसके बचपन का फ्रेंड हूँ। जब उसके फादर की डेथ हो गई थी तो उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली और रूही को गाँव उसकी दादी के पास भेज दिया, जहाँ वो पली बड़ी है। उसके बड़े बड़े सपने थे, वो एक टैलेंटेड स्टूडेंट थी, पर जब उसकी दादी की तबीयत बिगड़ गई तो उनका मेडिकल बिल चुकाने के लिए वो अपने सपनों को छोड़ करके तुमसे शादी कर ली ताकि वो अपनी दादी का मेडिकल बिल चुका सके। अब फैंग की दादी उसके सामने सारी बातें क्लियर करती कि आखिर रूही ने उससे शादी क्यों की थी। फैंग कहता है क्या उसने शादी मुझसे सिर्फ अपनी दादी की जान बचाने के लिए किया था, ना कि पैसों के लिए। तो दादी कहती कि तुमने आखिर उसे क्या समझ रखा है, क्या वो लालची लड़की है? ऐसी बात नहीं है, तुम उसे गलत समझ रहे थे। ये सब जान करके फैंग को बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है कि आखिर वो इतने दिनों से रूही को इतना गलत समझता आ रहा था। तभी डॉक्टर डिलीवरी रूम से बाहर आती है और बताती कि बधाई हो, आपकी बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक बेटा और एक बेटी है, दोनों ही बहुत ही स्वस्थ है और आपकी बहू भी ठीक है। अब ये सुनकर के तो दादी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से अपने पूर्वजों का धन्यवाद करने लगती है। वही फैंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जहाँ कुछ देर के बाद में रूही को जब होश आता है तो पूछती कि दादी मेरे बच्चे का। इससे पहले कि दादी उसे कुछ कह पाती फैंग दोनों बच्चों को लेकर के चला आता है। अब फैंग को देख करके तो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और कहती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर वो दादी से कहने लग जाती है कि देखिए ना दादी, यही वो इंसान है जो कि मुझसे कह रहा था कि अगर तुमने अपने पति को तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पति का काम तमाम कर दूंगा। ये सुनकर के तो दादी की गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रह जाता है और वो कहती कि नालायक कहेंगे। जहाँ दादी रूही के सामने अब ये बात क्लियर करती कि देखो ये तुम्हारा हस्बैंड है और तुम इसकी वाइफ हो। अब ये सुनकर के तो रूही पूरी तरीके से शॉक रह जाती है और कहती कि आप ही वो मेरे हस्बैंड है जो कि कोमा में थे। तो फैंग कहता है कि हाँ मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी लकी ब्राइड हो, तुम्हारा हमारे तांग परिवार में स्वागत है। ये सुनकर के तो दादी और यूसुफ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ रूही के अब डिस्चार्ज होने के बाद में दादी उसे अपने तांग मेंशन लेकर के जाती है, जहाँ बहुत सारी मेट्स होती है जो कि उसके रोजमर्रा के काम के लिए रखी गई होती है। दादी उन सभी का रूही से परिचय कराती है और बताती कि अब से तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, सारे काम ये मेट्स संभालेंगी। तो रूही कहती कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं दादी, मैं खुद से कर लूंगी। तो दादी कहती कि तुम तांग परिवार की बहू हो, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ तुम्हें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि तुम्हें जल्दी से रिकवर होना है, तुमने दो बच्चों को जन्म दिया है। इतना कहकर के दादी उसे फैंग के रूम में लेकर के जाती है। जहाँ जाने के बाद में रूही कहने लग जाती है क्या मुझे यहीं पर फैंग के साथ रहना पड़ेगा। तो दादी कहती कि पागल लड़की, अब से वो तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम उसके साथ नहीं रहोगे तो फिर किसके साथ रहोगे, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना कहकर के उसे वहीं पर छोड़ करके चली जाती है। तो रूही रूम को बहुत ध्यान से देखने लगती है। तभी वहाँ पर फैंग आता है और जैसे वो मुड़ती है तो फैंग से टकरा जाती है और कहती कि मिस्टर फैंग आप हैं क्या। जिस पर फैंग उसे अपने गोद में बिठा करके कहता है कि अब तुम मुझे मिस्टर फैंग कहना बंद करो, मुझे तुम्हारे मुंह से हबी सुनना है, इसलिए फौरन से अब से मुझे हबी कहो। जिस पर रूही बहुत ज्यादा शर्माते हुए हबी बोलती है। इस बात पर फैंग उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा है, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन अब से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगा। इतना कहकर के वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर रूही कहती है कि अभी हम ये सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि दादी ने मना किया है। जिस पर फैंग कहता है कि मैं ज्यादा कुछ करने की नहीं सोच रहा हूँ, बस मुझे अपनी प्यारी सी वाइफ को किस करना है, एक छोटा सा किस। इस बात पर रूही कुछ कहती नहीं है, जहाँ फैंग उसे बहुत प्यार से किस करता है। तभी वहाँ पर दादी आ जाती है और इन दोनों को किस करता हुआ देख करके तो शॉक रह जाती है और उनके हाथ से प्लेट छूट जाता है। अब यहाँ पर दादी फैंग के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि बदमाश कहेंगे, मैंने तुमसे कहा था ना कि बहू को रिकवर होने का टाइम चाहिए, आखिर तुम इस तरीके से बीस्ट कैसे बन सकते हो, अभी कभी यहाँ से निकल जाओ, जब तक कि बहू रिकवर नहीं हो जाती तब तक तुम स्टडी रूम में सोओगे। इतना कहकर के उसे पीटते हुए वहाँ से निकाल देती है। जहाँ वो रूही से कहती कि अगर तुम्हें फिर से तंग करेगा तो मुझे बताना, मैं उसके हाथ पैर तोड़ करके रख दूंगी। जिस पर रूही कहती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी। तो दादी कहती कि दादी तुम्हारे साथ हमेशा है, इसलिए तुम्हें कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर के उसे गले से लगा लेती है। अब यहाँ से हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी बैठ करके ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी फैंग के पास में यूजो की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि रुआनी वापस से चीन लौट आई है और अभी कंपनी में बहुत सारे काम है। ये सुनकर के फैंग कॉल काट देता है और ब्रेकफास्ट छोड़ करके वहाँ से चला जाता है, जिसे देख करके दादी कहती कि जरा देखो तो इसने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया और चला गया। तो रूही कहती कि दादी आप चिंता मत करिए, मैं उनके लिए चिकन सूप लेकर के चली जाऊंगी। पर जैसे वो कंपनी पहुंचती तो लोगों को आपस में बात करता हुआ सुनती है कि रुआनी वापस लौट आई है जो कि दीवा बन गई है, जिसके लिए फैंग भागते हुए ऑफिस आए हैं। इधर
रुआनी फैंग के ऑफिस में होती है जहाँ यूजो से कह रहा होता है कि इन 2 सालों में तुमने गोल्डन अवार्ड जीते हैं और दीवा बन गई। ये सुनकर के हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इधर रुई बाहर खड़ी होकर के सोचती कि अच्छा तो मेरे हस्बैंड इसी औरत के चक्कर में इतनी जल्दी में भागते हुए यहाँ पर आए हैं। तभी रुआनी रुई को देख करके सोचती कि ये तो फैंग की दुल्हन है जिसे दादी तांग ने चूज किया था। अब उसे देख करके वो जानबूझ करके फैंग की गोद में गिर जाती है, जिसे देख करके तो रुई को काफी ज्यादा जेलस फील होता है और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। जहाँ कुछ लड़कियां उसे देख करके कहने लग जाती है कि ये तो वही लड़की है जिसे दादी तांग ने 5 लाख में खरीदा था, जो कि मास्टर के बिस्तर पर चढ़ करके प्रेग्नेंट हो गई और इतने बड़े आदमी को अपने जाल में फंसा ली। लेकिन ये रहेगी तो वही गाँव की गंवार लड़की। मिस्टर फैंग की वाइफ के फ्रेम में तो सिर्फ रुआनी फिट बैठती है, जो की एक फेमस दीवा है। इधर फैंग रुआनी को धक्का देकर के खुद से दूर करता है और कहता है कि माफ करना, मेरी गोद में सिर्फ मेरी वाइफ बैठ सकती है। जहाँ यूजो कहने लग जाता है कि मेरा भाई अब शादीशुदा है, तो जरा इस बात को ध्यान में रखो। जिस पर रुआनी कहती कि मैं यहाँ पर कोलैबोरेशन के लिए आई थी, तो यूजो कहता है कि पर मेरी कंपनी को ग्रेट वॉइस की जरूरत है और वो तुम हो सकती हो। जिस पर फ्रैंक कहता है कि वो रुआनी नहीं जिसकी वॉइस मुझे चाहिए। वैसे कल एक पार्टी मैंने रखी है, अगर तुम आना चाहो तो वहाँ पर आ सकती हो। अब नाइट में फैंक अपना पिलो लेकर के बेडरूम में जाता है तो रुई से पूछती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फैंक कहता है कि 2 महीने बीत चुके हैं, अब तुम रिकवर भी हो गई हो, तो अब से मैं एक ही बेडरूम में सो सकता हूँ। इस बात पर रुई गुस्सा हो जाती है तो फैंग उसे पकड़ लेता है और उसे बेड पर शिफ्ट करते हुए कहता है कि अब तो मुझे तुम्हारे करीब आने दो। अब उसे क्या पता था कि रुई गुस्से में कंपनी वाले सीन को देख करके और लोगों की बातों को सुन करके इतनी पर वहाँ पर दादी आ जाती है और कहती है कि बहू को आराम करने दो और चल करके अपने बेबीज के डायपर चेंज करो। अब फैंग उनके साथ में बाहर आ जाता है जहाँ दादी उसे बताती है कि आज बहू तुम्हारे लिए सूप लेकर के कंपनी गई थी, पर वो जब से वापस लौट करके आई वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। आखिर ऐसा कंपनी में क्या हुआ जिसकी वजह से वो इतनी परेशान है। ये सुनकर के फैंग समझ जाता है कि कंपनी में उसने कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से उसे गलतफहमी हो गई है और वो दादी से कहने लग जाता है कि दादी मैंने एक पार्टी रखी है जहाँ मैं रुई को सबके सामने प्रपोज करने वाला हूँ। और ये सुनकर के तो दादी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जहाँ अगले दिन पार्टी शुरू होती है वहाँ पर रुआनी भी होती है। तभी वहाँ पर रुई की एंट्री होती है, जिसे देख करके तो रुआनी जल भुन जाती है और कहने लग जाती है कि तुम तो वही लड़की हो जिसे तांग परिवार ने खरीदा है। वैसे फैंग का टेस्ट कितना ज्यादा खराब होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर सभी मिलकर के उसे जलील करने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़की भागती हुई आती है और बताती है कि मिस्टर फैंग आज किसी को स्टेज पर प्रपोज करने वाले हैं। ये सुनकर के तो रुआनी काफी खुश हो जाती है और कहती है कि वो मुझे प्रपोज करेंगे क्योंकि वो दोबारा से तो इस गवार को प्रपोज करने नहीं वाले हैं। अब ये सब सुनकर के तो रुई को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ उसे सामने एक माइक दिखता है। अब जैसा कि वो शुरू से ही सिंगर बनना चाहती थी, इसीलिए वो माइक के सामने जाकर के गाना गाने लगती है। इधर फैंग जैसे ही हॉल में एंट्री करता है वो रुई के गाने को सुनने लगता है क्योंकि गलती से माइक ऑन हो चुका था और सभी उसके गाने को सुन रहे होते हैं। फैंग कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही वॉइस है जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा हूँ। अब सभी स्टेज की तरफ जाते हैं जहाँ रुई तो गाना गाने में पूरी तरीके से मगन थी। तभी उसका फेस रिवील होता है जिसे देख करके तो फैंग हैरान रह जाता है और वो उसके पास जाकर के कहता है कि तुम इतना अच्छा गाना गाती हो, मुझे आज तक पता नहीं था। इतनी प्यारी वॉइस सुन करके तो सभी रुई की तारीफें करने लग जाते हैं, जिसे सुन करके तो रुआनी की जलेसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। और वो यहाँ पर बोल पड़ती कि फैंग आज तो आप मुझे प्रपोज करने वाली थी ना, आखिर आप इन सभी चीजों में क्यों उलझ गए हैं। ये सुनकर के रुई वहाँ से जाने लगती तो फैंग उसे पकड़ करके रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, वो भी इसकी बातों को सुन करके। इतना कह करके वो सबके सामने कहता है कि रुई मेरी वाइफ है और मेरे बच्चों की माँ है और आज मैं उसे सबके सामने दोबारा शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ और ये पार्टी मैंने अपनी वाइफ के लिए रखा है। ये सुनकर के तो रुई काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर दादी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में आती हैं और कहती है कि ये हुई ना मेरे पोते वाली बात। इतना कह करके वो रुआनी के पास जाती हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती हैं और कहती कि तुम यहाँ पर वापस अपना मुंह उठा करके क्यों चली आई और आई तो आई, ऊपर से ये सपने देख रही थी मेरे शादीशुदा पोती के साथ में शादी करोगी। तुम्हारे जैसी गिरी हुई लड़की मेरी पोती बहू की जूते तक उठाने लायक की नहीं है। इतना कह करके दादी उसे पार्टी हॉल से बाहर फेंकवा दी थी। अब यहाँ पर फैंग फाइनली रुई के सामने नील डाउन होकर के उसे शादी के लिए प्रॉपर्ली प्रपोज करता है और कहता है कि मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था। उस दौरान मैं बहुत ही ज्यादा जेलस और ऑब्सेसिव हो गया था, पर आज मैं तुम्हें पा करके बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। प्लीज मुझे अपना हस्बैंड बना लो। इस बात पर रुई फौरन से हाँ कर देती है। जहाँ फैंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर के अपने कांपते हुए हाथों से उसे रिंग पहनाता है और कहता है कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, आई लव यू। जिस पर रुई उससे कहती कि मैं भी आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, वो भी पहले दिन से, आई लव यू टू। इस बात पर फैंग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है पर फिर वो रुक जाता है। जिस पर रुई पूछती कि क्या हुआ, तो फैंग कहता है कि तुम मुझे वापस से बेडरूम में अपने साथ सोने दोगी ना कि फिर मुझे भगा दोगी। इस बात पर रुई हंस पड़ती है और उसे अपने करीब खींचते हुए बहुत प्यार से किस करती है और इसी प्यारे से मूवमेंट के साथ में इस ड्रामे की पर हैप्पी एंडिंग होती है।